एक गांव में जोशी नाम का आदमी रहता था। जोशी को रमेश राधिका नाम के बेटा और बेटी हुआ करते थे। बचपन में ही माँ गुजर जाने के खातिर जोशी उन्हें बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया। जोशी को एक ट्रक हुआ करता था। जोशी उस ट्रक में सूखे घास रवाना करता था। जोशी का बेटा रमेश रोज सुबह से शाम तक पत्ता खेलता था और कोई काम नहीं करता था, इसलिए सभी लोग उसे रम्मी रमेश कहकर पुकारते थे। एक दिन अचानक जोशी की तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर तब रमेश राधिका से, तुम्हारे पिताजी की उम्र होने के कारण इन्हें अब हमेशा के लिए बिस्तर में रहना ही होगा। वैसे ही इनकी आंखें भी कमजोर पड़ गई। इन्हें अब पूरा विश्राम देके घर की जिम्मेदारी अब आप लोगों को संभालना होगा। वैसे जोशी हमेशा बिस्तर पे बैठा रहता था। राधिका उन्हें खाना और दवाई दिया करती थी। एक दिन जोशी रमेश को बुलाकर, बेटा अब तक तू बिना पढ़ाई किए लावारिस बनकर फिरता रहा। हमारे परिवार को बस वो ट्रक ही बचा है। वो तेरे हवाले करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मजबूरी के कारण तेरे हवाले कर रहा हूँ। अब से तो तू जिम्मेदारी ठीक से उठा। जल्दी ही तेरी बहन की शादी करवानी है, याद रख। आप कुछ फिक्र मत कीजिए पापा, मैं हमारे परिवार को तभी सील निकाले ताश के पत्ते के जैसा देखूंगा ना। बहन को बादशाह के जैसा लड़का लेकर आके शादी करवाऊंगा। देखते जाइए, आप आराम से विश्राम कीजिए। रमेश वो ट्रक लेकर जुए के अड्डे पे गया। वहाँ पे राइफल बॉय नाम का दादा पत्ता खेलता था। राइफल बॉय रमेश को देखकर, 3 दिन से दिख नहीं रहा है, आजा आजा आके बैठ। हैंड कम होने के वजह से पत्ते ठीक से नहीं गिर रहे। नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। घर के सारे पैसे पिताजी के दवाई के लिए खर्चे हो गए। पैसे मैं दूंगा ना रे, तू बस अपने ट्रक को गिरवी पे रख। जितना चाहिए उतना ले ले। तेरा मन जितना दिन करे उतना दिन खेल। रमेश खुशी खुशी जुए में बैठ गया। राइफल बॉय के पास पैसा लेता गया और उन पैसों को हारता गया। वैसे 1 हफ्ते गुजर गए। राइफल बॉय ने रमेश को आखिर में 1 लाख रुपए देकर, इस ट्रक के ऊपर मेरे दिए पैसे कट होकर तुझे ये 1 लाख रुपए बचे। अब से ये ट्रक मेरा है, कहकर वो ट्रक लेकर चला गया। बाप रे, अब पापा ट्रक कहाँ है पूछेंगे तो क्या बोलूंगा, सोचने लगा। तुरंत उस 1 लाख रुपए से मिनी ट्रक खरीद के उसे घर पे लेके गया। बिस्तर में पड़ा जोशी रमेश से, क्यों रे 1 हफ्ते से कहाँ चला गया? अब्बा, ट्रिप्स के ऊपर ट्रिप्स लगा रहा हूँ पापा, सोने के लिए भी टाइम नहीं है। तो जोशी उस मिनी ट्रक को देखकर, ये हमारा ट्रक है? क्या है रे ये, इतना छोटा पड़ गया? छोटा क्यों दिखेगा पापा, आपकी आंखें कमजोर हो गई इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वैसा ही होगा। ठीक है, सूखे घास को पड़ोस के गांव में रहा सेठ जी के भैंस के शेड पे रवाना करने के लिए खबर भेजे, तुरंत जा, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है। तो रमेश तुरंत वहां गया। सेठ जी उस मिनी ट्रक को देखकर आश्चर्य हो गए। क्या है भाई ये, इतने छोटे ट्रक में इतना ज्यादा सूखे घास लेकर कैसे जाएगा? ये सुपर पावर ट्रक के साहब, आप लोड तो डालिए, कुछ नहीं होगा। उस ट्रक में सूखे घास को लोड किए। सेठ को शक आकर उस ट्रक के पीछे जांचने लगा। उतने में रमेश ट्रक को स्टार्ट करके आगे गया। बात खत्म। उस ट्रक के आगे का हिस्सा ऊपर उठ गया। वो पूरा लोड सेठ के ऊपर गिरा। बाप रे, मुझे बचाओ रे, कहकर चिल्लाया। सभी काम वाले मिलकर सेठ को उस सूखे घास के नीचे से जैसे तैसे बाहर निकाले। बाद में सभी मिलकर रमेश को खूब पीटे। बाद में रमेश उस मिनी ट्रक को लेकर जुए के अड्डे पे आया। राइफल बॉय से, भाई ये ट्रक लेकर 50,000 देगा तो इस बार डील के ऊपर डील मार के अब की बार फिर से मैं मेरा बड़ा ट्रक खरीदूंगा। राइफल बॉय ठीक है बोला। रमेश जुए में वो 50,000 भी गवाया। बाद में रमेश ने घर पे मेले में खरीदे खिलौने का ट्रक लेकर आया। उसे देखकर जोशी, हमारा ट्रक आज तो चींटी के जैसे दिख रहा है रे। पापा
दिन ब दिन आपकी आंखें कमजोर पड़ रही है, नहीं तो उतना बड़ा ट्रक आपको चींटी के जैसे क्यों दिखेगा। उतने में पड़ोस का बच्चा बंटी वे खिलौने के ट्रक को लेकर उनके पास आया। दादाजी, क्या मैं इस खिलौने के ट्रक के साथ खेल सकता हूँ? रमेश घबरा कर, अरे निकल यहाँ से। जोशी को बात समझ में आ गई। वहाँ पे रहा लकड़ी को लेके रमेश को खूब पीटा। तू ऐसा कुछ करेगा, मुझे ये पहले से ही पता था, इसलिए मैंने कमाए 10 एकड़ जमीन, ये घर पूरा राधिका के नाम पे कर दिया। अब से तू रम्मी खेल कर जिएगा या फिर 3 पत्ती खेलकर तीनों पहर खाना खाएगा, तेरी मर्जी। रमेश को अपने किए पे शर्म आकर सर झुकाया। एक गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा किसान हुआ करता था। उसके हुए 2 एकड़ में बहुत मेहनत से वो खेती करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी उसे खेती के लिए मदद करती थी। एक दिन लक्ष्मी हरिदास से, क्यों जी, हम 2 बूढ़े मिलके इस 2 एकड़ की जमीन में खेती कर रहे हैं और हमारे पोते को हम शहर में कोई इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, क्या वो लायक बनेगा? अरे पगली, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, हम कितना भेज रहे हैं, शहर में कितना खर्चा होता है मालूम है तुझे? वो बहुत संभाल के पढ़ रहा है। वैसे हमारे बहू और बेटा जिंदा होते तो उसकी नौबत ऐसी होती क्या? तू उसके बारे में कुछ फिक्र मत कर, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। एक दिन हरिदास लक्ष्मी दोनों मिलके अपने खेत के पास आए तो रातों रात किसी ने वहां पे पोल्ट्री फार्म खोल दिया। वो देखकर वो लोग चौंक गए। उतने में राहुल देव नाम का एक आदमी उनके पास आके, कौन है आप लोग? मुर्गी अगर चाहिए तो 4 दिन के बाद आइए, अभी अभी फार्म शुरू हो रहा है। हमें कौन है बोल रहा है? हमारे जमीन में पोल्ट्री फार्म खोल के हमें ही मुर्गी खरीदने के लिए बोलेगा? सोने जैसा जमीन है हमारा, कल ही बी बोए थे, पूरा नुकसान कर दिया। रुक, अब भी जाके तेरे खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, एसआई साहब यहीं पर है, बुलाता हूँ, रुकिए। कहकर एसआई साहब थोड़ा इधर आइए। एसआई वहां पे आया। एसआई साहब, देखा ये अन्याय, मेरे जमीन में रातों रात शर्ट डाल के इसने कब्जा कर दिया है, तुरंत इन्हें बाहर निकाल के अरेस्ट करवा दीजिए। एसआई को क्या बोलना है समझ ना आके वो हड़बड़ा रहा था। क्या साहब सोच रहे हैं आप? मैंने तो आपको कागजात दिखाए थे ना, उन्हें बताइए ये जमीन किसका है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ज्यादातर जमीन इन्हीं के नाम पे है। उसी जगह पे वो अपना पोल्ट्री फार्म खोले। ये सामने का जो 30 गज दिख रहा है वो आपका है। लॉ के मुताबिक ये जमीन इनका है। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मुझे माफ कीजिए। ये बहुत अन्याय है। हम पिछले 30 साल से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, हमारे पास इसके कागजात भी है, चाहो तो लेकर आऊंगी। 30 साल पहले के पुराने फटे कागजात अब काम नहीं आएंगे। मेरे पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स है। मैं अगर कोर्ट में लेकर जाऊंगा तो 20 साल के बाद फैसला मेरे तरफ ही आएगा। तब तक आप दोनों मर भी चुके होंगे। बेकार में झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो अरेस्ट करवा दूंगा। वो सामने के 30 गज में आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरिदास लक्ष्मी लाचार होके वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद उनका पोता सुशांत शहर से गांव आया। क्या दादाजी, हुआ क्या है? मुझे पड़ोस के चौधरी साहब ने फोन करके बताए, आप लोग क्यों नहीं बताए मुझे? ये सारी बातें अगर तुझे बताऊंगा कहीं तेरा पढ़ाई खराब क्यों ना हो, ये सोच के बताए नहीं बेटा। कहकर घटी सारी बातें वो सुशांत को बताया। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके फार्म के सामने जो 30 गज है वो बस है हमारे लिए। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सुशांत बहुत दिनों तक मेहनत करके एक बड़ा एयर कूलर बनाया। घर जितना बड़ा एयर कूलर को देख के हरिदास और लक्ष्मी दोनों आश्चर्य हो गए। सुशांत उस एयर कूलर को पोल्ट्री फार्म के सामने रहा उनके 30 गज जमीन पे रखा। राहुल देव क्या हो रहा है आतुरता से देखा। सुशांत तब उस एयर कूलर को ऑन किया। बात खत्म। वो पंखुड़ियों का सेट एकदम से हवा में उड़ गए। वहां पर रहे मुर्गी सभी हवा में उड़ने लगे। वो चारों तरफ उड़ने लगे।
हे रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहते हुए उन मुर्गियों के पीछे भागा। वो मुर्गियां सभी उड़ते हुए भाग गए। राहुल देव सुशांत के पास आकर, ए, क्या किया रे तूने, कहकर चिल्लाया। तू दोबारा पोल्ट्री फार्म डालेगा तो यही दोहराऊंगा। ए, मैं तेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट दूंगा। उतने में एसआई आके, राहुल देव साहब, लॉ के मुताबिक वो अपने जमीन में कुछ भी कर सकते हैं। हवा के लिए एयर कूलर लगाए, वो उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी जमीन में आप कितने बार भी पोल्ट्री फार्म डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तब राहुल देव को मामला समझ में आया। तुरंत वो उस जगह को छोड़ के शहर चला गया। एसआई सुशांत की बुद्धि को देखकर प्रशंसा किया। लक्ष्मी और हरिदास खुश हुए।